आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य काल, जो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो जो चाणक्य का अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो जो मैकियावेली का जो प्रिंस था उससे जो तुलना की जाती है वो किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो जो सुसीम की हत्या की थी वो अशोक ने की थी। ठीक है, सुसीम और जो अशोक थे वो दो भाई थे, और अशोक ने सुसीम की हत्या करने के बाद राज सिंहासन संभाला था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो जो सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसे प्रभावित किया था वो क्या था? कारुवाकी। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। कारुवाकी ने क्या किया था? सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो अशोक ने जो एक रूपता से जो प्राकृतिक का जो यूज़ किया है वो किसका किया है? वो किया अर्धमागधी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा। अर्धमागधी का यूज़ किया है अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो जो बिंदुसार ने विद्रोहियों को जो कुचलने के लिए भेजा था ना अशोक को, वो कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा। तक्षशिला में भेजा था बिंदुसार ने अशोक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसका जो नाम था ना देवान प्रियदर्शी भी था? ठीक है, देवान प्रियदर्शी। तो देव के समान प्रिय। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि देवों के समान प्रिय किस शासक को कहा गया था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक को कहा गया था। ठीक है, देवान प्रिय अशोक को कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो जो प्राचीनतम राजवंश है वो कौन सा है? राजवंश की शुरुआत मौर्य से हुई। ठीक है, तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो जो कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य जो कौटिल्य था उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? तो जो अंगीकृत कर लिया था अशोक महान ने कलिंग युद्ध के पश्चात। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने जो अपनाया था वो कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, तो चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार में जो मदद की थी वो किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, और किसकी मृत्यु के बाद की थी? चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद था ना उसका अंतिम युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने। तो उसकी जो सहायता किसने की थी? वो की थी चाणक्य ने। कहा जाता है कि घनानंद के दरबार में रहते थे पहले चाणक्य, तो घनानंद क्या करते हैं, इनको चाणक्य को अपमानित करके भेज देते हैं। ठीक है, वहाँ से तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं फिर ये युद्ध के लिए तैयार करते हैं। ऐसी कहानियाँ हैं। ठीक है, तो युद्ध के लिए तैयार करते हैं और घनानंद से लड़ाते हैं। तो घनानंद को क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं और मौर्य वंश स्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो जो सांची निरूपण करता है वो किस कला का करता है? बौद्ध कला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा। बौद्ध कला का निरूपण करता है सांची। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो जो जैन धर्म अपनाया था वो किसने अपनाया था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? जैन धर्म अपनाया था, और अशोक का संबंध था बौद्ध धर्म से। इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म पर आधारित क्या किया था इन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जो क्या किया था? भद्रभाव के साथ गए थे और अपने जो प्राण त्यागे थे संलेखन विधि से। ठीक है, संलेखन विधि में क्या होता है? भूखे प्यासे रह के अपने प्राणों की आहुति दी जाती है। तो वो जैन धर्म आधारित चंद्रगुप्त मौर्य ठीक होगा, और अशोक थे बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, जो मौर्य साम्राज्य था ना उसकी स्थापना किसने की थी? तो जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पर्ण। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा पर्ण थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो जो मौर्य वंश का शासक नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का ना हो गया, किस वंश का है? हरेक वंश का है। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने अपना राज्य स्थापित किया और
अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु को मार के अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है। पितृहंता वंश कहते हैं इसको, किसको, हर्यक वंश को। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो कौन था, कुणाल था, ठीक है। कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर जो हमारे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो जो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस का लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, विशाख दत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी। तो जो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी ना, पूछा रहा है कि इसकी जो विषय वस्तु थी उस किस पे आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो दुर्विसंगतियाँ हुई थी ना उसके बारे में, ठीक है। दुर्विसंगियों के बारे में लिखा है इसने चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है यानी जिस पे आधारित है वो किस पे है, चंद्रगुप्त के जो दरबार में, राज दरबार में जो दुर्विसंगियों पे क्या हुई थी उन पे आधारित था, ठीक है। विशाख दत्त का जो क्या था, मुद्रा राक्षस था। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार में जीते थे। तो जो पहली बार में किसने जीते, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के क्या है एक ही बार में जीत लिया था उन सबको। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो जो राजवंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अशोक ने, और अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, अपने जो राजा बनने के 90 वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। याद रखिएगा 90 वर्ष में। और इसकी जानकारी कहाँ पे है, 13वें शिलालेख में इन्होंने क्या दी है, इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो जो अशोक के शिलालेख नहीं है वो कहाँ पे नहीं है, वो पाटलिपुत्र में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है ये याद रखिए पहले। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य ने, ठीक है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। तो चाणक्य किसका दरबारी था, चंद्रगुप्त का था, जिसने क्या किया था, उसको राज्य स्थापित करने में मदद की थी। घनानंद का से युद्ध लड़ा था ना चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद ही तो मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक जो समकालीन थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट देखते हैं, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के जो शासन किया था वो कौन से राजवंश था, ठीक है। तो मगध पे किसका था, अंतिम जो क्या था शासक था ना घनानंद, वो किस वंश का था, नंदवंश का था, ठीक है। अंतिम शासक जो घनानंद था नंदवंश का शासक था, उसी को मार के क्या था, मौर्य वंश स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो जो मौर्य कला में शिक्षा का जो सर्वाधिक जो सबसे प्रचलित केंद्र था वो कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, तक्षशिला क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज ने जब भारत की यात्रा की थी ना तो उसने पुस्तक लिखी थी, तो उसका जो पुस्तक का नाम था ये बताना है। तो इंडिका लिखी थी, ठीक है उसने। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके ग्रंथ में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य था ना उसका विशिष्ट रूप से वर्णन मिला है वो बताना है, ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बताया गया विशाख दत्त द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो जो पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का जो वर्णन उपलब्ध है वो किसमें है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडिका, ठीक है। और इंडिका इसने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो जो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग हुई है, प्राकृतिक भाषा हुई है, ठीक है। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि यूज हुई है अशोक के शिलालेखों में, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो कौन से ऐसे मौर्य राजा था जिन्होंने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, दक्कन में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। तो जो मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को विभाजित किया था वो 7 श्रेणियों में किया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, तो कौटिल्य ने किस
वस्तु पे प्रकाश डाला ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजनीतिक नीतियों पे है या राजनीतिक विषय पर आधारित है चंद्र जो कौटिल्य है जो उनका अर्थशास्त्र, और कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं था वो नहीं था कौन सा, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट। और पीपल का वृक्ष था ना, वो बौद्ध गया से लेकर क्या किया था, अपने पुत्र महेंद्र और संमित्रा को क्या कहाँ भेजा था, इन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। उसके बाद क्या किया था उन्होंने, बौद्ध धर्म अपना लिया था श्रीलंका के शासक ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई गई थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भी। और अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र जो नगर है ना उसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना किसने की थी किसने, उदयन ने। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने राजधानी बनाई। पर हम मौर्य वंश की बात कर रहे हैं तो तब इसका आंसर तब सही है। ठीक है, मौर्य वंश के हमें अकॉर्डिंग टू किसके चलना है, ऑप्शन चलना है। ठीक है, अगर यहाँ पे उद्यान होता तो उद्यान हमारा क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो चैप्टर वाइड एमसीक्यू है तो तब उद्यान इस पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था ना वो मुख्यतः बना था, वो किसका बना था बताना है। ठीक है, तो वो लकड़ी का महल बना था, उसकी दीवारें पत्थर की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि महल जो बना था मुख्यतः वो बना था लकड़ी का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा 36। ठीक है, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया। तो जो बराबर की गुफाएं थी ना उनका जो यूज़ किया गया था वो आजीविकाओं जो आजीविक थे उनके रहने के लिए किया था। ठीक है, यूज बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों के रहने के लिए यूज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। तो पश्चिम भारत तक उनका जो फैला था वो जो साबित होता है ना वो होता है किससे, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, और अगर देखा है तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में यूज हुआ था। ठीक है, संस्कृत भाषा का पहला जो अभिलेख था वो रुद्रदमन का अभिलेख ही था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो कौन सा है, बाबरू स्तंभ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, बाबरू स्तंभ में क्या बताया, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट को मिलाना है, चंद्रगुप्त मौर्य बताना है। ठीक है, नाम और उपनाम दिए हैं या अन्य नाम दिए हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था, सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को तो सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस किस भाषा में कहा जाता है, तो यूनान में कहा गया था, यूनान। ठीक है, याद रखिएगा, यूनान में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस और या एंट्रोकोटस। नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार, बिंदुसार को क्या कहा जाता था, अमित्र घाट। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घाट। अशोक, अशोक को कहा गया क्या, प्रियदर्शी लिखा है यहाँ पे, तो प्रियदर्शी कहा गया था। ठीक है, अशोक को। और चाणक्य, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है अपनी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो जो प्रथम भारतीय जो साम्राज्य स्थापित किया था वो किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, किस वंश को हरा के, तो नंदवंश को हरा के। नंदवंश की स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। ठीक है, और घनानंद के टाइम पे क्या हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, तो शिलालेख स्थित है जो उत्तराखंड में, जो वो कहाँ पे है, वो कालची में है। ठीक है, कालची में, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, कालची में। कालची कहाँ पड़ता है, देहरादून में। और पाली और प्राकृतिक में है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनाया था। तो जो सांची का स्तूप बनाया था वो बनाया था अशोक द्वारा। ठीक है, अशोक द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो जेम्स प्रिंसेप था जो, उसने पहली बार पढ़ा था 1837 में। ठीक है, 1837 में पहली बार शिलालेखों को पढ़ा गया था। पर इसकी खोज की बात की तो इसकी खोज किसने की थी, फॉरेस्टर ने की थी। ठीक है, फॉरेस्टर द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्या, शिलालेखों की खोज जो की थी वो फॉरेस्टर ने की थी, पर अभिलेखों को जो पहली बार पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध का जो विजय है और क्षत्रियों का जो वर्णन है इसमें किसने किया है, 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, जो 13वां शिलालेख है अशोक का उसमें उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और 7वें और 8वें शिलालेख में क्या है, उनके जो 7वें और 8वें शिलालेख है ना उसमें क्या है, धार्मिक यात्रा की है उन्होंने उनका वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में था। तो मेगास्थनीज
कहाँ से आया था, तो ये बताना है कि यूनान से आया था, ठीक है, मैगस्थनीज। और पूछा रहा है कि किसके दरबार में आया था, इंपॉर्टेंट है, जो दरबार में आया था, ठीक है, और कहाँ से आया था। जो यूनान से आया हुआ जो मैगस्थनीज था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो इन्होंने क्या लिखी थी, तो इन्होंने अपनी जो यात्रा वृत्तांत लिखा था वो लिखा था किस भाषा में, सॉरी किस यात्रा वृत्तांत जो लिखा था वो किस में लिखा था, इंडिका, ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक में। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो सेल्यूकस को जो पराजित किया था वो किया था 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो जो जनता के जो संपर्क में रहता था वो क्या रहता था, कौन, अशोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, अशोक क्या रहता था, जनता के जो क्या है स्पर्श में रहता था, ठीक है, संपर्क में रहता था। इन्होंने क्या कहा था, चाहे मैं सो रहा हूँ या उठ रहा हूँ या कहीं भी हूँ या रानी के हाथ विश्राम कर रहा हूँ, मेरी जनता मुझे कभी भी आके क्या कर, वहाँ से जो इन्होंने नियुक्ति की थी कभी भी आके क्या है अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ठीक है, ये कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो जब कलिंग को जीत लिया था अशोक ने, उन्होंने क्या किया था, भारी रक्त को देख के क्या किया था, भारी रक्तपात यानी बहुत ज़्यादा जो खून खराब हो गया था उसको देख के क्या किया था, उन्होंने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और धर्म की तरफ चले, ठीक है, यानी किसकी तरफ चले थे, धर्म की तरफ आगे बढ़े थे ये। अगर पूछा जाए तो अशोक किस धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख और है ना, या उन्होंने जो अभिलेख लिखवाए हैं वो किस भाषा में है, वो है प्राकृतिक व ब्राह्मी में, ठीक है, जो भाषा है उनकी प्राकृतिक है और ब्राह्मी है, लिपि है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसरल यानी निम्न कुल का प्रयोग किया है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें निम्न कुल का बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त द्वारा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में कहा है कि, सॉरी विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में क्या कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो क्या है, निम्न कुल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था, तो उन्होंने किसका विकास किया था ये बताना, ठीक है, संस्कृति कला व साहित्य का, और सोने के सिक्के, सोने के सिक्के गलत हो जाएगा, ठीक है, सोने के सिक्के का नहीं किया था उन्होंने, और प्रांतीय विभाजन ये, ठीक है, हिंदकुश तक साम्राज्य विस्तार, ठीक है, तो हिंदकुश आप यूके साइड जाएंगे तो आप जब फ्लाइट ऊपर से जाती है तो तब हिंदकुश पर्वत पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक क्या किया था, साम्राज्य विस्तार, तो हमारे ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सही कथन हमें छाड़ना है, ठीक है, पहला तीसरा और चौथा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, तो जो अशोक ने जो कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और दूसरा है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और जो आर है वो एक ही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, ए और आर दोनों क्या है, सही है, और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल है, तो जो संगम राज्य के बारे में जो बताते हैं दूसरा और 13वां है, ठीक है, जो दूसरा और 13वां है ना वो शिलालेख क्या बताते हैं, संगम राज्य के बारे में बताते हैं अशोक के। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक जो समरसत्ता थी ना वो अधिक महत्वपूर्ण थी, ये बताना है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट क्या है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने दोनों काम किए थे, ठीक है, तो क्या करता है, ये क्या करता है, जो उन्होंने अशोक के राज्याभिषेक के जो राजादेशों के अनुसार जो धार्मिक निष्ठा की जो अपेक्षा जनता के जो मध्य जो सामाजिक समसरता जो अधिक थी ना वो महत्वपूर्ण थी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि उसने धर्म जो संवर्धन के स्थान पर क्या किया था, क्षमता के विचारों को प्रसार किया था, ये भी सही है, ठीक है, तो क्या करता है, ए और आर दोनों ठीक है, ठीक है, तो आर क्या करता है, जो दूसरा वाला है वो पहले वाले की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्यादेश है जहाँ पे अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, तो मास्की और जो गुज्जरा अभिलेख है वहाँ से मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, मास्की और गुज्जरा, मास्की दिया यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे गुज्जरा भी दिया होगा ना तो वो भी सही होता है, ठीक है, गुज्जरा दोनों में बताया ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांतों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के जो प्रशस्त
स्तंभों के बारे में गलत है, यानी अशोक के जो स्तंभ है ना उनके बारे में कौन सा वाक्य गलत है ये बताना है। वे स्थापत्य संरचना के भाग थे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो सही ऑप्शन है उनको पढ़ लेते हैं। इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही, ये अखंड है। ठीक है, स्तंभों का सेप्ट जो सेप्ट है ना वो संडुकार है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो जो श्रीनगर की स्थापना की थी वो किसने की थी, अशोक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रांत दिए हैं और उनकी राजधानी बतानी है। ठीक है, उत्तरावंत, उत्तरावंत की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। ठीक है, ऑप्शन ए का हो जाएगा वन। दक्षिणावंत, दक्षिणावंत की राजधानी स्वर्णगिरी थी, ये भी ठीक है। अवंती, अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। ठीक है, और प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, अगर वैदिक काल की बात करें तो जो आर्य कहा जाता था वो किसको कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ भाषा के आधार पर जिनको श्रेष्ठ थे उनको आर्य कहा गया था वैदिक काल में। पर जो हम मौर्य काल में आ गए हैं ना, तो मौर्य काल में क्या किसको कहा गया है, आर्य किसका संबंध किससे है? तो शूद्रों के लिए जो आर्य शब्द हुआ है वैदिक काल में वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएगा, चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या हुआ, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का है। ठीक है, आर्य। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्ग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा जो ली थी ना उन्होंने, एक उपगुप्त नाम का क्या था, बौद्ध भिक्षु था, उनसे क्या ली थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, अशोक ने, ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, अगला हमारा, किसने पाटलिपुत्र को ब्रोथा कहा था? तो जो पाटलिपुत्र को जो ब्रोथा कहा था वो किसने कहा था, मैगस्थनीज ने कहा था। ठीक है, और मैगस्थनीज ने क्या लिखी थी अपनी यात्रा वृत्तांत के रूप में, इंडिका लिखी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को ब्रोथा कहा था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया जाता था? तो मैं जो मौर्य काल था ना उसमें एग्रोनोमाई जो कहा जाता था ना वो किसको कहा गया है, सड़क निर्माण जो अधिकारी होता है ना उसको एग्रोनोमी कहा गया है। ठीक है, एग्रोनोमाई कहा गया है सड़क निर्माण अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो जो मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी ए हो जाएगा, गूढ़ पुरुष, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। नेक्स्ट देखते हैं, कि श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो जो अपने अनुसार अब खुद को जो अशोक के हिसाब से क्या किया था, ढालने की जो कोशिश की थी तो तिष्य को की थी। ठीक है, और तिष्य के यहाँ, और इसी के यहाँ क्या किया था, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संनित्रा पुत्री को क्या किया था, भेजा था, किसको क्या लेके, पीपल वृक्ष लेके। ठीक है, पीपल का जो वृक्ष दिया था इनके यहाँ भेजा था, और उन्होंने क्या की थी उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इन्होंने तिष्य ने, जो क्या थे, श्रीलंका के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था ना, तो इसका जो उल्लेख मिलता है कहाँ से मिलता है? पहले तो मैं आपको ये बता चुका कि श्रवण बेलगोला में इन्होंने क्या किया था, संलेखन विधि से आत्मदाह किया था। ठीक है, अपनी प्राण त्यागे थे। तो परिशिष्ट पर्वन था, उसके आधार पर हमें पता चलता है। ठीक है, जो जैन धर्म ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किस महीने से मौर्य का राज्याभिषेक वर्ष प्रारंभ होता है? तो जो मौर्य का जो राज्याभिषेक पर्व प्रारंभ होता है वो कब से होता है, आषाढ़ जुलाई से होता है। ठीक है, आषाढ़ जुलाई, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, आषाढ़ जुलाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो जो अशोक के शिलालेख में किया गया है वो कौन कौन से दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख किया गया ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो उल्लेख किया गया वो किया गया चोल का किया गया है एक, दूसरा किया है पांडे का, तीसरा किया है सत्य पुत्र का, और चौथा किया है केरल पुत्र का। ठीक है, तो 1 3 4 5 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी 1 3 4 और 5। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो उनके जो शिलालेख है ना अशोक महान के जो शिलालेख हैं उनके बारे में जानने के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में जो प्रवर्तित हुई थी ये बताना है। ठीक है, अशोक के टाइम पीरियड पे जो दक्षिण भारत में जो लिपि प्रवर्तित हुई थी वो हुई थी कौन सी, ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा ब्राह्मी, और सर्वाधिक जो अशोक के शिलालेख हैं वहाँ पे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अशोक का
अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ठीक है, तो जो भारतीय उपमहाद्वीपों के जो बाहर पाया गया अशोक का शिलालेख, वो कहाँ पाया गया है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो अभिलेख पाया गया था वो अफगानिस्तान में पाया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बलुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ जो खादानों से निकाला गया था ये बताना। ठीक है, कहाँ की खादानों से निकाला? तो मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था उसे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, मिर्जापुर के समीप चुनार से ये एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए क्या निकाले थे? स्तंभ निकाले। ठीक है, एकाश्म स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ठीक है, यानी जो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसके द्वारा कहा गया था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज ने। ठीक है, और ये क्या था? यूनानी आते था मेगस्थनीज ने कहा था कि जो भारतीय हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, और मेगस्थनीज ने क्या लिखी थी अपनी पुस्तक? इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी था। ठीक है, ये यूनानी यात्री थे मेगस्थनीज। नेक्स्ट है हमारा, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंट्रियोकस है, ठीक है, एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर और शराब और दार्शनिक भेजने के लिए आग्रह किया था? तो जो मौर्य राजा था उसने क्या, सीरिया के जो एंटियोकस थे ना, उन्होंने एंटियोकस प्रथम थे, उससे अंजीर और शराब और दार्शनिक भेजने की जो मांग की थी वो किससे की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार से की थी। ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, वो बिंदुसार से की थी। पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंजीर भेजी थी, शराब भेजा था, पर दार्शनिक भेजने से क्या किया था? मना कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा है दार्शनिक हमारी जो परंपरा है उससे उसके खिलाफ है, तो उन्होंने क्या किया था? केवल शराब और अंजीर भेजे थे। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कलिंग की चढ़ाई की थी उसका वर्णन किसने किया? अशोक ने किया था उसका 13वें शिलालेख में वर्णन, और अपने शासन के 9वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की जो मृत्यु से पहले अशोक का जो गवर्नर था ना, वो किसका था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएगा उज्जैन संभालता था उससे पहले वो। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो अशोक ने जो सारी प्रजा मेरी संतान है गया वो पृथक कलिंग शिलालेख में कहा गया। ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने सारी प्रजा मेरी संतान है कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो जो अशोक के आंतरिक दुख को जो स्पष्ट करता है वो कलिंग का पृथक शिलालेख करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, कलिंग का पृथक शिलालेख अशोक के आंतरिक दुख को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं अपने अंत्यशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे जो महामाते हैं मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। अशोक ये कहना चाह रहा है ना, उन्होंने कहा था कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी समय मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, या अपनी रानी के यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, या अंत्यशाला में हूँ, ठीक है, मैंने जो महामात्र नियुक्ति की है वो सार्वजनिक कार्य यानी लोगों के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये किसमें क्या है? तो ये जो कहा था अशोक ने वो क्या था, कहा था अपने छठे शिलालेख के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, छठे शिलालेख में ये कहा है। और 7वें और 8वें शिलालेख में क्या वर्णन है? 7वें और जो 8वां शिलालेख है उनका, उसमें क्या है? उनके जो धार्मिक यात्राओं का वर्णन है। ठीक है, 7वें और 8वें में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम है? ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है, तो बड़े से छोटा बताना है। तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा प्रादेशिक सबसे बड़े थे, उसके बाद राजुक और उसके बाद युक्तक। ठीक है, राजुक युक्तक। नेक्स्ट हमारा विष्टि है, तो विष्टि जो क्या है? तो विष्टि क्या था? एक बैरागी था। ठीक है, विष्टि एक बैरागी था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो जो राज के जो भूमि होती थी यानी राज्य की जो भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में। इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल में टैक्स अगर चोरी करता था तो उसकी क्या सजा थी ये बताना है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमेंट करके बताइए मौर्य काल में अगर टैक्स की चोरी करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसको क्या सजा थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मृत्यु सजा थी उसको। मैं बता देता हूँ आपको, कोई अगर टैक्स से चोरी करता हुआ पाया गया तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो जो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है वो कौन सा है? स्तंभ में है। ठीक है, उनके स्तंभ है मौर्य के। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य कला, जो मौर्य काल में जो अकाल, सूखा जैसी जो दैविक प्रकोप था ना, उनके समय का वर्णन मिलता ही बताना है। तो
राहत किए गए जो कार्य का विवरण है ना, यानी मौर्य काल में जो अकाल हुआ था, सूखा पड़ा था, उनके देवी प्रकोप हुए थे, उनके जो राहत के कार्य हुए थे, उनका विवरण किसमें दिया है ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेक्ट इसको आंसर कीजिएगा। महास्थान बांग्लादेश और सहगौरा उत्तर प्रदेश से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था। तो अपनी जो बेटा और बेटी को भेजा था, उनके बेटे थे महेंद्र, ठीक है, महेंद्र को भेजा था एक, और दूसरे भेजे थे उनके साथ सनमित्रा को। ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों सही है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र और सनमित्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया ये बताना है, ठीक है। मनसेहरा जो पाकिस्तान में और शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में, ठीक है, दोनों। तो यहाँ से जो प्राप्त हुए शिलालेख उसमें कौन सी लिपि यूज हुई है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि यूज हुई है, ठीक है, और खरोष्टी लिपि ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो खरोष्टी लिपि कहाँ से कहाँ को लिखी जाती है, तो हम जो ब्राह्मी लिपि लिखते हैं ना, उसको यहाँ से लेके यहाँ को लिखते हैं ना ब्राह्मी लिपि, तो खरोष्टी क्या लिखी जाती है, खरोष्टी लिखी जाती है दाएं तरफ से बाएं तरफ को, ठीक है, यहाँ से यहाँ को लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। इंपॉर्टेंट है कि खरोष्टी लिपि लिखी कैसे जाती है, तो खरोष्टी लिपि मिली है और खरोष्टी लिपि यहाँ से यहाँ को लिखी जाती है, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ को लिखेंगे, यानी दाएं से लेके बाएं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक, ठीक है, दो भाषाएं हैं ग्रीक और अरमाइक, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए हैं, ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, वो कहाँ से हुए हैं, सरेकुना कांधार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे हो जाएगा सरेकुना कांधार से अशोक के ग्रीक और अरमाइक दो भाषाओं में जो क्या है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो जो कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा है ना, तो 15 भागों में है, ठीक है, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पे आधार है, उसका आधार किस पे आधारित है, तो राजकीय प्रशासन पे आधारित है, ठीक है, राजकीय में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। तो जो अर्थशास्त्र में जो उल्लिखित जो सप्तांग है उनमें कौन सा क्या शामिल है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश क्या है, जो अर्थशास्त्र में सप्तांग है उसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था। तो जो अशोक का समकालीन था तुरमई, वो मिस्र के राजा थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा मिस्र के राजा थे तुरमई। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। तो जो डायमेकस या डिमेकस जो भारत आया था वो किसके शासन में आया था, वो आया था बिंदुसार के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार के शासन में आया था। डिमेकस या डायमेकस याद रखिएगा इसको। बिंदुसार और बिंबिसार में डिफरेंस है, ठीक है, जो बिंबिसार था वो हर्य वंश का संस्थापक था, और जो बिंदुसार है, बिंदुसार वो मौर्य वंश का शासक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेखित हुआ है। तो अशोक का जो नामोल्लेखित हुआ है गुजरा या माशी बताया था मैंने आपको, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा गुजरा या माशी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किस बौद्ध ग्रंथ में सम्राट जो अशोक थे ना, मौर्य सम्राट अशोक, उनका विवरण शामिल है। तो ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो मौर्य सम्राट के बारे में बताता है, अशोक के बारे में, तो ये है महावंशिका, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा महावंश अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस आधारधार मूर्ति शिल्प जो शिलालेख है उसमें अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित किया है, ठीक है, कौन सा ऐसा है जिसमें अशोक का जो मुख का चित्र बनाया है, ठीक है, मूर्ति शिल्प बना रखा है, और उसमें क्या लिखा है रानियों अशोक, ठीक है, रानियों अशोक, ये इसका मतलब है कि राजा अशोक, ठीक है, उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो कंगन हल्की है ना, कंगन हल्ली जो कंगन हल्ली है वहाँ पे जो उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ पे मूर्ति स्ट्रक्चर, ठीक है, मूर्ति जो शिल्प बनाई है इनकी अशोक की, वहाँ पे बता रखा है कि ये क्या है राजा अशोक लिखा है वहाँ पे उनसे संबोधित करते हुए उनको।